आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी स्थिति निरक्षीय स्थिति में। इसके पहले हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कोई बिंदु अगर अक्षीय स्थिति में हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में हो तो विद्युत द्विध्रुव के कारण वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं इस प्रकार से। दो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए पर है प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर है माइनस क्यू आवेश, और ये ए से बी को इस प्रकार से मिला देते हैं या एक मिलाती हुई ऐसे रेखा खींचते हैं। इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस या द्विध्रुव अक्ष। हम सबको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अल्प दूरी में रखे दो एक समान विजातीय आवेश होता है। अल्प दूरी मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, जिसको हम लोग मान लेते हैं इन दोनों की बीच की दूरी है वो 2a के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, दोनों जो आवेश है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इसके मध्य में एक बिंदु लेंगे। मध्य में एक बिंदु ले लेते हैं, दोनों के मध्य में यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु O। तो O से A की दूरी और O से B की दूरी एक समान होगी। ये बिंदु इसके अक्ष में है। इसके अक्ष के लंबवत एक लाइन खींचेंगे जो इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरेगी, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत उसकी मध्य से जाने वाली लाइन इस प्रकार से ऐसे। तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लाइन तथा इसके अक्ष के लंबवत किसी रेखा या लाइन में अगर कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ कहीं पर भी अगर कोई बिंदु है तो इन बिंदुओं को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु है। और इसी में से किसी एक बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदुओं को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से, है ना, ए बी के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत होकर जाती हुई लाइन में यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु P, जो कि निरक्षीय स्थिति में है। और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से A से इस बिंदु P को ऐसे मिला देते हैं और B से भी इस बिंदु P को ऐसे मिला देते हैं। यहां पे आप देख पाएंगे A से P की दूरी और B से P की दूरी एक समान है, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लाइन पर स्थित है। ये एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको आप मिटा सकते हैं, ऐसे इधर भी ऐसे मिटा देते हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 2a है। तो O से A की दूरी अगर हम लोग नापे यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये A के बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या है, तो ये भी A के बराबर है। आगे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश रखा है उसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और यहाँ बिंदु B पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसका अलग अलग व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में परिणामी व्यंजक
बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। यहां पे लिखेंगे बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं बिंदु ए पर स्थित Q आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। E1 से इसको प्रदर्शित करते हैं तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ पे आवेश का मान है Q, तो Q बटे में क्या हो जाएगा, इस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी, तो इसकी दूरी है AP, तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो हो जाएगा AP स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, E1 की दिशा, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं और एकांक धनावेश पर लगने वाली जो बल की दिशा होती है वही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पे भी प्लस आवेश है, यहाँ पे भी अगर एकांक धनावेश रहेगा तो इसके कारण यहाँ पर रखे एकांक धनावेश पे प्रतिकर्षण होगा तो वो इससे दूर जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये हो गया E1 की दिशा A से P की ओर, AP के अनुदिश, तो यहां पे आप लिख सकते हैं AP के अनुदिश। ठीक है, इसी प्रकार अब ये माइनस Q आवेश के कारण जो बिंदु B पर है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं इस माइनस Q के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यहाँ पे आवेश का मान क्या है, यहाँ पर भी आवेश का मान Q है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन इस माइनस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा BP, तो BP स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा BP स्क्वायर, BP का वर्ग। E2 भी क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसकी भी दिशा बतानी पड़ेगी, तो दिशा बताने के लिए वही चीज यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे एकांक धनावेश रखा है, तो एकांक धनावेश को ये माइनस Q आवेश जो है ये ऋणात्मक है, यहाँ पे धनात्मक आवेश होगा तो उसको वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो E2 की दिशा क्या हो जाएगा, P से B की ओर, E2 की दिशा हो जाएगा P से B के अनुदिश, इस प्रकार से, ऐसे। ये है E2 की दिशा P से B की ओर, तो यहां पे लिखेंगे PB के अनुदिश। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे E1 और E2 की दिशा अलग अलग है, E1 की दिशा इस डायरेक्शन में है लेकिन E2 की दिशा इस डायरेक्शन में है, लेकिन
यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो दोनों में सिर्फ ये अंतर है, यहाँ पे AP स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे BP स्क्वायर लिखा है। इस चित्र से देखेंगे या इस डायग्राम में देखेंगे तो AP और BP जो है वो एक समान है, या AP की लंबाई और BP की लंबाई क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे किंतु AP बराबर क्या है, BP है, इसलिए AP और BP बराबर है, इसका मतलब है E1 और E2 का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात E1 बराबर E2, E1 और E2 का मान बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है। E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमाण में बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। अब हमको चाहिए यहां बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण E1 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। लेकिन दोनों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो E1 सदिश है या E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका दो दिशाओं में वियोजन करेंगे। सदिश का दो समकोणिक घटक में या दो लंबवत घटक में वियोजन हो सकता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से वियोजित कर सकते हैं। दो लंबवत दिशाओं में, मतलब एक क्षैतिज घटक लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो आप देखेंगे E1 का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसे वियोजन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, A से B को मिलाने वाली जो रेखा है ये द्विध्रुव का अक्ष है, और द्विध्रुव के अक्ष और A से P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण मान लेते हैं कि दोनों में जो झुकाव है वो है थीटा। तो यहाँ पे भी P से B को मिलाने वाली जो रेखा है वो इस द्विध्रुव अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगी, इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पे क्या किए हैं, E1 का दो दिशाओं में वियोजन किए हैं। एक डायरेक्शन मैंने ऐसे क्षैतिज दिशा में खींचा है और एक डायरेक्शन है इधर ऐसे वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल है A पर वो है थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर होगा। क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है अक्ष है, और ये जो रेखा है ये दोनों समांतर है, जिसके कारण ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये थीटा है, तो थीटा वाली भुजा में जो वियोजन है उसको हम लिखते हैं E1 cos थीटा। E1 का जो क्षैतिज वियोजन होगा, क्षैतिज घटक होगा, वो E1 cos थीटा होगा, और E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा या जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो E1 sin थीटा के बराबर होगा। E1 sin थीटा, ये वाला जो लाइन है ये E1 sin थीटा को डिनोट कर रहा है, ये वाला जो वियोजन है ये E1 cos थीटा को डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे E1 का दो लंबवत
दिशाओं में वियोजन। पहला हो गया E1 cos थीटा, क्षैतिज दिशा में, और दूसरा वियोजन है E1 sin थीटा। E1 sin थीटा ये है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, E2 का भी दो दिशाओं में वियोजन करेंगे। ये कैसे हो जाएगा, E2 P से B की ओर है, इसका दो दिशाओं में वियोजन होगा। एक वियोजन इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा वियोजन होगा इस डायरेक्शन में। ऐसे दो लंबवत दिशा, एक दिशा वर्टिकल इस तरफ है, नहीं इस तरफ है हॉरिजॉन्टल, और इस तरफ है वर्टिकल। E2 का दो दिशाओं में वियोजन इधर है, इस डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा, और ये वाला है ऊर्ध्वाधर दिशा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, है ना। ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, ये जैसे संगत कोण है वैसे ये है एकांतर कोण, है ना। यहाँ पे बी पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एकांतर कोण, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, अक्ष और ये वाली रेखा, और ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है एकांतर कोण, ये थीटा हो जाएगा। तो E2 का दो दिशाओं में वियोजन, एक ये वाला दिशा है और दूसरा है ये वाला दिशा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। थीटा वाला भुजा में जो योजन होता है उसमें cos लगाएंगे, और जिसमें थीटा नहीं है, जिसमें एंगल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा E2 sin थीटा। ऐसे लिख सकते हैं E2 sin थीटा, ये है E2 sin थीटा और ये है E2 cos थीटा। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, E2 का दो दिशाओं में वियोजन, समकोणिक या लंबवत दिशाओं में वियोजन, E2 का दो लंबवत दिशाओं में वियोजन। वियोजन का मतलब है वो बढ़ गया है ना, दो दिशाओं में बढ़ गया। पहला दिशा हो जाएगा क्षैतिज दिशा में, देखेंगे क्षैतिज दिशा में है E2 cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में। दूसरा है E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। इस प्रकार से अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे E1 sin थीटा है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में P से ऊपर की ओर, और P से नीचे की ओर देखेंगे अक्ष की तरफ, तो यहाँ पे है E2 sin थीटा। E1 का जो क्षैतिज घटक है वो E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में है, और E2 का जो क्षैतिज घटक है E2 cos थीटा वो भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे E1 और E2 बराबर है, हमने पहले ही देखा, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि E1 sin थीटा बराबर क्या है, E2 sin थीटा है। दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है।
E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा क्या है, नीचे की ओर है। दोनों का जो दिशा है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, 180 अंश के कोण पर जा रही है ना, 180 अंश का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशाएं, डायरेक्शन विपरीत है, जिसके कारण है ना, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये दोनों बराबर है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, E1 का क्षैतिज कंपोनेंट, क्षैतिज दिशा में जो घटक है, और E2 का भी क्षैतिज दिशा में जो घटक है वो दोनों बच जाएगा। दोनों एक ही दिशा में है इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो लंबवत दिशा में घटक था वो एक दूसरे को निरस्त कर दिया, लेकिन E1 व E2 के क्षैतिज घटक मतलब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको आगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं कैपिटल E है तो E बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो जुड़ के क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा निरस्त हो गया है, केवल यहाँ बिंदु P पर इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं E1 cos थीटा धन E1 cos थीटा। E2 को भी हमने E1 लिख दिया क्योंकि E1 और E2 का मान क्या है, बराबर है। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि E1 बराबर क्या है, E2 है, इसलिए E2 को भी E1 से प्रतिस्थापित कर दिए। दोनों सेम क्वांटिटी हो गया, दोनों एक जैसा हो गया और दो बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2E1 cos थीटा। तो E बराबर क्या मिला, 2E1 cos थीटा। समीकरण 1 में हमने E1 का मान निकाला था, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP स्क्वायर, ये E1 का मान हो गया और यहाँ पे क्या है, cos थीटा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ये है समीकरण नंबर 3।
आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमको E1 का मान निकालने के लिए इस AP स्क्वायर का मान चाहिए और cos थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ हम लोग इस ज्यामिति से AP स्क्वायर और cos थीटा के मान निकाल कर यहाँ पे पुट करेंगे। अब इस चित्र में देखिए, अब ज्यामिति से समकोण त्रिभुज POA, यहाँ पे O है तो POA, समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस का थ्योरम होता है, उसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है AP स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा OP, तो OP स्क्वायर प्लस आधार है OA, तो OA स्क्वायर। OP का मान क्या है, O से P का मान, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बताया था, शुरू में यहाँ पे मान लेते हैं O से इस मध्य बिंदु से इस बिंदु P की दूरी जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसको मान लेते हैं R है। तो ये हो जाएगा O से P की दूरी है R, तो R का वर्ग धन OA स्क्वायर, O से A की दूरी है A, है ना, 2A का आधा, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। तो हमको मिल गया AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग यहां से cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा तथा cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आधार क्या है, आधार है OA और कर्ण क्या है AP, तो OA अपॉन AP। cos थीटा बराबर OA का मान देखेंगे तो A के बराबर है, और AP का मान क्या है, AP का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल, ऐसे वर्गमूल R स्क्वायर धन A स्क्वायर, है ना। AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, तो अगर इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे ऐसे वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस AP स्क्वायर और cos थीटा के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। AP स्क्वायर तथा cos थीटा के मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, E बराबर, समीकरण 3 में क्या लिखे थे, 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और था cos थीटा, तो cos थीटा की जगह में आ जाएगा A अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस प्रकार से आगे देखते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा,
ऊपर में क्या है, ऊपर में है 2q और a, तो ऊपर में आप लिख सकते हैं, है ना, ये 1/4 पाई k इस प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 2qa, और नीचे में क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है r² प्लस a², और वर्गमूल r² प्लस a²। तो वर्गमूल को अगर हम लोग घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r² प्लस a² की घात 1/2, इस प्रकार से r² प्लस a² की घात 1/2 या पावर हाफ, r² प्लस a² का पावर हो गया हाफ। यहाँ पे कितना पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसकी घात है 1। दोनों एक समान है ना, दोनों का आधार क्या है, एक जैसा है, तो दोनों का जो घात होगा, यहाँ पे घात है 1, यहाँ पे जो घात है 1/2, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2qa अपॉन r² प्लस a², इसका घात है 1 और इसका घात है 1/2, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 1 धन 1/2, दोनों जुड़ के 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 धन 1 3, 3/2, और ये क्या हो जाएगा 2qa। जो 2qa है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि P बराबर 2qa है ना। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जब इसका परिभाषा पढ़ते हैं देखते हैं कि द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, यहाँ पे k भी रहेगा, ये हो गया P, और यहाँ पे ये घात जुड़ के हो जाएगा r वर्ग धन a का वर्ग, और पूरे का जो घात है वो 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्या करेंगे, जो A का मान होता है वो R की तुलना में बहुत कम होता है। A जो है वो दोनों आवेशों, जो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है उनके बीच की दूरी का आधा है, और R क्या है, उसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है उसकी दूरी है उस द्विध्रुव से। ठीक है, तो R का जो मान है A की तुलना में ज्यादा ही होगा, और R एकदम अल्प है या अत्यंत कम है। यहाँ पे लिखेंगे A का जो मान है वो बहुत ही कम होता है R की तुलना में। चूंकि A का मान R से बहुत कम है, इसलिए A का जो वर्ग है वो और बहुत कम होगा, तो A के वर्ग की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जा सकती है मतलब इसको छोड़ा जा सकता है अगर A का मान बहुत कम है R की तुलना में। यहाँ पे हम मानते हैं कि A का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए a² को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, तो E बराबर हमको प्राप्त होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये हो जाएगा P अपॉन r², और पूरे का घात है 3/2। मैंने a² को यहाँ पे छोड़ दिया है, केवल हमारे पास है r², और इसकी घात है 3/2, और 3/2 में जो 2 है और ये जो पहले इसका जो घात है r का, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा E =
1/4 पाई अपसाइला 0 के, ऊपर में है p और बटा में हो जाएगा r⁻3। तो ये हो गया हमारा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि निरक्षीय स्थिति में है, जो कि बिंदु P कहाँ पे है, निरक्षीय स्थिति में है। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी? तो हमारा जो चित्र था इस प्रकार से था, ऐसे है ना, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे ए लिखे थे, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बिंदु पी, और इस तरफ लग रहा है ई, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है, जो किसके समांतर है? तो ए बी के समांतर है। तो ए बी के समांतर इसकी दिशा हो जाएगी, और किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर, है ना, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? ए बी के समांतर दिशा में, तो ए बी के समांतर जो भी दिशा है उसी दिशा में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, वहां पे क्या था? इसके विपरीत था, है ना। यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर है, और अक्षीय स्थिति में जब देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया।